नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला और 2024 के लिए पूर्ण बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश के लिए बतौर वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान, युवा समेत जन जन का बजट बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये पहला बजट है जो 3,60,00,000 करोड़ का है। इस बजट की थीम विकसित भारत है। बजट के पहले हमारी सरकार ने बजट दोगुना करने का लक्ष्य लिया। 16% बजट का आकार बढ़ा है। बाकी के 4 बजट में 100% बढ़ेगा। इस बजट में कोई कर नहीं बढ़ाया गया है। सभी विभागों को मांग से ज्यादा राशि दी गई है। वेतन भत्ते का खर्च रोका गया है। साथ ही सरकार वित्तीय नियंत्रण में भी काम करेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए रीजनल समिट उज्जैन के बाद जबलपुर, सागर, रीवा समेत अलग अलग जगहों पर होगी। ये कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। उधर बजट पेश होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार 3 साल का श्वेत पत्र लेकर आए। सरकार घोटाले छिपा रही है। जिन योजनाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है उनको ज्यादा बजट दिया गया है। किसान हित और रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। अब आपको आसान भाषा में बता देते हैं कि मोहन सरकार के पहले बजट में आपके लिए क्या क्या है। इस बजट में शिक्षा विभाग के लिए 22,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,144 करोड़ रुपए और वन और पर्यावरण विभाग के लिए 4,725 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो वहीं संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए और खेल विभाग को 586 करोड़ रुपए मिले हैं। जबकि गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादन योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। तो वहीं तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए इस बजट से दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में संचालित होंगे। 2028 के सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। महाकाल नगरी उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में डेवलप करने का काम किया जाएगा। रामपथ गमन के स्थानों को चिन्हित कर उनका विकास करेंगे। श्री कृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा। ई विधान, ई कैबिनेट, ई विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। साथ ही ग्वालियर में सरसों और उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की भी योजना है। तो आसान भाषा में ये पूरा बजट हमने मोहन सरकार का जो पहला बजट है और 2024 का जो पूर्ण बजट है वो हमने आपको बताया। ग्राफिक्स के जरिए भी तमाम चीजें हम आपको यहां पर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह का इस बार का जो बजट है वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए कितना लाभकारी है, या इस बार क्या कुछ बदलाव पिछले बजट से इस बार देखने को मिल रहा है। और देखिए, बजट पेश होने के बाद जिस तरह से विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है कि घोटालों को छुपाने के लिए उन विभागों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है जिनमें ज्यादा घोटाला हुआ है। सभी विभागों को मांग से ज्यादा राशि दी गई है, ये कहना है मोहन सरकार का। तो वहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका कहना है कि सरकार घोटाले छिपा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहन सरकार की तरफ से कहा गया है कि वेतन भत्ते का जो खर्च है वो रोका गया है। तो नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जिन योजनाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार है उन योजनाओं को ज्यादा बजट दिया गया है। सभी विभागों को मांग से ज्यादा राशि दी गई है, ये कहना है मोहन सरकार का। ये बजट क्या उन भ्रष्टाचारी मंत्रियों के लिए आ रहा है या उन अधिकारियों के लिए आ रहा है जो योजनाओं के अंदर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनके सालों से चल रहा है, कई घोटाले सामने आ रहे हैं। तो ये सरकार क्या घोटाले बंद करना चाहती है कि नहीं? जीडीपी को जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है उसी भावना के अनुरूप हमने अपने बजट का लक्ष्य तय किया है कि आने वाले 5 साल में ये बजट 2 गुना किया जाएगा। अर्थात जीडीपी में हमारी भूमिका एक बड़ी भूमिका के रूप में बदलेगी। बजट की विशेषता है कि इसमें सभी वर्गों का, खास करके युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी प्रकार के लोगों का पर्याप्त ध्यान रखा गया। जहां एक तरफ नवीन तकनीक की तरफ भी ध्यान दिया गया कि पर्याप्त रूप से
आईटी के सेक्टर में हम अपनी सरकार को आगे लेके बढ़ेंगे, जिसमें दक्षिण के कई राज्य आगे गए हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संभावना है। उसके दूसरे उलट हमारे युवाओं के लिए भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका रोल अदा हो, इसलिए सभी प्रकार की यूपीएससी या मध्य प्रदेश की किसी भी व्यावसायिक परीक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क न लेते हुए सभी युवाओं को सभी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। बजट प्रदेश के चौमुखी विकास का द्योतक है। उसमें हर क्षेत्र में आप देखिए, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बजट में बढ़ोतरी की है। बिल्कुल बिजली ऊर्जा किसानों को और आम उपभोक्ता को सस्ती मिले, 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में मिले, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। वर्ग के विकास का बजट है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन जी यादव जी का स्वागत करता हूं, जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करता हूं। आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से चुनावी जो बातें किए गए थे वो बातें पूरे नहीं। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है। विपक्ष का काम आप कल देख लिया, भारत की संसद में क्या आरोप लगाया उन्होंने। इस देश के सनातनियों को हिंसक कहना, ये अभी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है विपक्ष को, और विपक्ष के नेताओं को भी अभी आवश्यकता है कि वो कुछ सीखे। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर किस तरीके से बजट रखा, किस तरीके फोकस दिया जाएगा। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि आयुष्मान भारत बने। उनके स्वप्न को साकार करने के लिए हम मध्य प्रदेश के अंदर भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत बनाएंगे। उसके लिए 21,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आज ऐतिहासिक दिन है। डॉक्टर मोहन यादव का बजट जगदीश देवड़ा जी ने और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की आकांक्षा को स्थापित करने का ये बजट है। हर एक क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। सरकार हर क्षेत्र को डेवलप करना चाहती है, चाहे वो सहकारिता हो, खेल हो, गांव हो, शहर हो, खेत हो, खलियान हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर क्षेत्र में। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर राम पांडे जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की इस बड़ी बहस में। सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे, मैं आपका ही रुख करती हूं, क्योंकि आज जिस तरह से जो ये पूर्ण बजट है ये पेश किया गया है, मोहन सरकार का ये पहला बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कई मांगे उनकी थी, नर्सिंग कॉलेज घोटाले के लिए जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए, ऐसी तमाम उनकी मांगे थी। क्या लग रहा है इस बार के बजट को लेकर और क्या राय है आपकी? देखिए, ये पैसा जनता का है। जो भी बजट में खर्च किया जाएगा ये किसी भी पार्टी का नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का पैसा है, ना अन्य किसी का पैसा है। जनता जो टैक्स दे रही है और टैक्स का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सरकार के पास पहुंच रहा है। जैसे 28% तक जीएसटी है, 30% तक इनकम टैक्स है, टोल टैक्स है। एक टोल पर 200, 300, 500 रुपया लग जाता है। जो 25-30 रुपए का पेट्रोल आना चाहिए वो 100-125 का 100 रुपए तक का आ रहा है। तो जो भी है ये पैसा जनता का है, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ये बार बार ये ना कहे कि हम कर रहे हैं। ये जनता का पैसा है तो जनता के ऊपर खर्च किया जाना है। अब बात यही आ रही है कि उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। तो उमंग सिंगार जी ने जो बात उठाई है नर्सिंग घोटाले के माध्यम से, वो यही उठाई है कि जनता के पैसे का सदुपयोग किया जाए। यदि आप विश्वास सारंग जो मंत्री हैं उन्होंने घोटाला किया है, यदि आप उनको बर्खास्त कर देते हैं, उन पर जांच बिठा देते हैं, उन पर कार्रवाई कर देते हैं, तब तो ये माना जाएगा कि आप जनता के पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं, वरना दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहन यादव जी खनिज मंत्री भी हैं, आप देखिए हर जगह अवैध उत्खनन चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके लड़के 100 करोड़ की बात कर ही रहे हैं लेन देन की। और जो भी मध्य प्रदेश में मलाईदार पोस्ट पर मंत्री हैं वो सारे दिल्ली से अटैच हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, और उदय प्रताप सिंह जी परिवहन मंत्री हैं। ये सब इनमें से 3 लोग सांसद रहे हैं।
तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश को इन्होंने एक तरह से ठेके पर दिया हुआ है। केंद्र सरकार में कुछ लोग हैं गुजरात से कनेक्टेड कि भाई आप तो जो करना है करो और सारी भ्रष्टाचार की पावर आपके पास है, आप तो पैसा कमाइए और दिल्ली भेजिए। मुख्यमंत्री का काम होता है कि कम से कम अपने डिपार्टमेंट को तो दुरुस्त रखे। अवैध उत्खनन की घटनाएं रोज आ रही हैं, बुधनी से हो, ग्वालियर से हो, जहां भी अवैध रेत उत्खनन हो सकता है। और मीडिया को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मीडिया इस बात को हाईलाइट कर रहा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में बजट कम रखा है, जबकि ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को शिक्षा से तो कोई लेना देना नहीं है, बस ध्यान भटकाने का काम करना है। इनको लगता है लोग शिक्षित हो जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, नौकरी इनको देना नहीं है, पेपर लीक करवाना है। ऐसे ऐसे लोग बिठा रखे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से कनेक्टेड है, सीधे सीधे से उनको पास कर दिया जाता है, उनको नौकरी दे दी जाती है। तो जनता बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, हर तरह से पीड़ित है। तो चलिए ठीक है, बजट का बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर वाणी आलूवालिया। उनसे भी आपके जो तमाम जो आपने सवाल उठाए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बार बजट काफी कम है, लेकिन वाणी जी, लेकिन देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 16% अधिक है जो बजट है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट कम दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले तो आपको डॉक्टर राम को और दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। जो मुझे अपेक्षा थी डॉक्टर राम से, इनके बयान बिल्कुल उसके विपरीत निकले और जायज भी है। कांग्रेस पार्टी के अधिकांश बयान बेतुके और बेबुनियाद है। जब हम कोई भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम डेट जीडीपी रेशियो देखते हैं, इट इज 30, मध्य प्रदेश का 30 है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दी है इसके लिए। अन्य राज्यों का रेशियो इससे बिगड़ा हुआ है, 32, 35, 36 भी है। हमारा जो ब्याज जाता है हम 2% कम देते हैं। शिक्षा में, और हमने प्राइमरी शिक्षा के लिए लगभग 15,000 करोड़ है और सेकेंडरी स्कूल के लिए 4,000 करोड़, ऐसे ही कुछ प्रावधान है। हेल्थ के लिए 34% इंक्रीमेंट है और महिलाओं के लिए 81% ज्यादा बजट दिया गया है। अब मैं बात करूंगी, ये जो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, तो भाई साहब ये जानते हैं आप कि जब भाजपा सरकार केंद्र में आई थी, उसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी, लगभग 200% से ज्यादा इजाफा हुआ था पेट्रोल के भाव रेट्स में। भाजपा सरकार में वो इजाफा लगभग 68 से 72% है, बहुत अंतर है इन्फ्लेशन में। और अब मैं मध्य प्रदेश के ऊपर वापस आती हूँ, तो हमने जो बजट अभी ऐलान किया है वो सर्वस्पर्शी बजट है। इसको समृद्ध स्टेट को आगे विकास सबसे प्रथम स्थान देने के लिए जो हम प्रावधान कर सकते हैं, जिसमें कृषि, महिला, युवा, गरीब कल्याण, पावर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, हम सबको ध्यान दे रहे हैं। देखिए, पुलिस में भर्ती, शिक्षकों में भर्ती, डॉक्टर्स में भर्ती, ये कुछ उदाहरण दे रही हूं। इसके अलावा पावर सेक्टर में हमने संवेदनशील होने का निर्णय लिया है। 19,000 करोड़ का बजट है और उसमें भी हम पर्यावरण सुरक्षित रखकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। हमने लगभग इन 5 वर्षों में कुछ एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क करने की योजना की है, जिसमें 299 किलोमीटर अटल प्रगति पथ होगा, 900 किलोमीटर नर्मदा प्रगति पथ। ये जब हम विस्तार करते हैं तो योजना होती है कैसे हम औद्योगिक विकास भी ऐसे कर सके, क्योंकि जब तक रोड, एयर नेटवर्क्स अच्छे ना हो तब तक उद्योग की स्थापना भी नहीं हो सकती। मेरे पास एक पुराना आंकड़ा है, शायद वो 22-23 का है, 23-24 का नहीं है। एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट थी मध्य प्रदेश में 1560 करोड़ की थी। सिंचाई के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, तो सिंचाई पे लगभग 13,000 से अधिक करोड़ का व्यवस्था अब दी गई है इस बजट में। तो सिंचाई से क्या होगा? इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ेंगी। हमने एक और प्रावधान किया है, सॉइल टेस्टिंग होगी, आपको मालूम है उसकी घोषणा कुछ दिन पहले हुई थी। उसके तहत भी जो एग्रीकल्चर से ओरिएंटेड बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी दिया जाएगा। तो ठीक है, ठीक है वाणी जी, आपके पास वापस आऊंगी। राम पांडे जी का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। सर, काफी देर से आप मुस्कुरा भी रहे थे और देखिए इस बार जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें अगर मैं कुछ सुधार करना चाहूं तो देखिए सर, इस बार का जो बजट है वो 15% कृषि क्षेत्र का जो बजट है वो पिछले बार से बढ़ा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के साथ साथ महिला एवं बाल विकास विभाग में भी
बजट में 56% की बढ़ोतरी की गई है। सर, फिर क्यों विपक्ष को लग रहा है कि इस बार का जो बजट है वो सही नहीं है, जनता के हित में नहीं है? देखिए, 2-4% कहीं बढ़ा दिया जाता है, 2-4% कम कर दिया जाता है। पैसा तो वही है ना, 3,65,000 करोड़ रुपए जो जनता पे खर्च किया जाना है। और कर्जा कितना है? 3,71,000 करोड़ रुपए। जब कर्जा ज्यादा होता है और कमाई कम होती है तो दिवालिया माना जाता है उस कंपनी को, उस इंसान को, उस सरकार को। तो अब ये सरकार दिवालिया हो चुकी है, जिस पर 3,71,000 करोड़ का कर्जा है। 45,000 करोड़ तो इसको केवल ब्याज देना होगा। और अभी बीजेपी प्रवक्ता ने जो बताया, अटल एक्सप्रेसवे का नाम लिया, 3 साल पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन कर चुके हैं, शिलान्यास कर चुके हैं। वो अभी तक भूमि अधिकृत नहीं हुई है उसके लिए, अभी तक उसका कोई प्लान नहीं बना है। जो योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 3 साल पहले कर चुके हो और आज के बजट में उस योजना को बताया जा रहा हो, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है। ठीक है, राम पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल, वाणी जी आप कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल लेना, मेरे कंप्लीट करने के बाद बोल लेना, आपको पूरा मौका मिलेगा। पांडे जी, आप समझदार लग रही हैं। राम पांडे जी, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपके ही सवालों के जवाब दे रही है वो। मिलेगा, आपको मौका मिलेगा जरूर। वाणी जी को आप मुझसे 2-4 मिनट ज्यादा दे देना। वाणी जी, मैंने रिक्वेस्ट कर दी आपके लिए, आपको 5 मिनट ज्यादा मिल जाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट कर दिया इंडिया न्यूज से, आपको मिल जाएंगे, आपको 5 मिनट ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आप डिबेट खराब ना करें। मैडम, इनको 5 मिनट आखिरी में ज्यादा दे देना। मैम प्लीज, आप लोग एक एक करके बोलिए। पसंद नहीं करते हैं राम पांडे जी, दिखने में तो ठीक है। बड़ी समझदार लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों डिबेट खराब कर रही है। आपको मैडम सर ज्यादा समय सर मिल प्लीज जाएगा, देखिए, आप इस चिंता तरह ना करें, बोलेंगे, बात तो अगर आप सुन इस लीजिए। तरह, सर प्लीज, मैम प्लीज, राम पांडे जी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। वाणी जी, आप फटाफट जो जवाब आप दे रही थी वो नहीं आप एक मैडम, बार दे कंप्लीट दीजिए। नहीं हुआ है, आएगी कैसे आपके पास? जब तक आप एक प्रवक्ता का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आप दूसरे प्रवक्ता पर कैसे जा सकते हैं? मुझे आपने एक लाइन सवाल 4 से एक लाइन कंप्लीट नहीं हो पाई है। चलिए, तो ठीक है, जब तक पूरा ठीक है नहीं वाणी जी, बताया आपके पास जाएगा, आऊंगी। तब तक कैसे चलिए राम पांडे बात बनेगी? जी, राम पांडे जी, पहले आप मुझे अपनी बात complete तो कंप्लीट करने करिए। दीजिए। राम पांडे जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, जी। तो अटल एक्सप्रेस वे पर कोई काम नहीं हुआ है। एक सीमेंट की बोरी वहां नहीं पहुंची है, एक ट्रॉली रेत भी नहीं पहुंची है। तो अटल एक्सप्रेस वे के नाम पर जैसे 3 साल से ये झूठ बोल रहे हैं, वैसा ही ये हर योजना के बारे में बोल रहे हैं। करीब 8 महीने पहले भिंड और मुरैना में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। अब ये कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, वहां अभी जमीन का नहीं पता है, वहां भी कोई प्लान नहीं बना है, एक ईंट नहीं लगी हुई है, और ये मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। तो हर जगह इनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है, हर जगह कमीशन खाया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो भी बोले सच बोले, और जितना आप योजनाओं को बता रहे हैं, यही योजना आपकी पिछले साल थी, बल्कि कमलनाथ जी की योजनाओं की आपने नकल कर ली। उन्होंने कहा था फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे मुरैना ग्वालियर में, सरसों के और जो भी जहां की उपज है उसका उपज का समुचित उपयोग किया जाएगा। लेकिन राम पांडे जी, देखिए वाणी जी, अब एक फाइनल कमेंट मैं आप दोनों से ले लूं। का सिलेंडर किसको मिल रहा है? चलिए वाणी जी, 450 का सिलेंडर किसको मिल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ मैडम, 450 का सिलेंडर किसको मिल रहा है? क्या मध्य प्रदेश में 450 का सिलेंडर दिया जा रहा है? क्या 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जा रही है? राम पांडे जी, देखिए, अब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो ना हम समझ पाएंगे ना दर्शक समझ पाएंगे। बहनों को दिया जा रहा है 90,000 वैकेंसी का विज्ञापन आपने दिया था। सर देखिए, अब आप दोनों एक साथ बोलेंगे, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। है वो आपने बिना बताए 10 लाख कम कर दिए, नौकरी किसी को दी नहीं, और जो चलिए ठीक है, राम पांडे जी, वीणा आहलूवालिया जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस
पूरे मुद्दे पर आपने बातचीत की, अपने विचार हम तक पहुंचाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखिए जिस तरह से बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन अब ये बजट आम जनता के लिए कितना कारगर होता है, या जिस तरह से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल इस बड़ी बहस